बहुत पुरानी बात है। एक ऐसे वक्त की जब सफर के लिए घोड़े होते थे, इनके लिए किताबें होती थीं और इंसाफ के लिए बादशाहों के दरबार होते थे। उसी जमाने में एक बड़ा और खूबसूरत शहर था। इस शहर की गलियां बाजारों से आबाद थीं, मस्जिदों से अजानें बुलंद होती थीं और बच्चों की हंसी हवा में घुली रहती थी। लोग यहाँ सुकून से रहते थे क्योंकि उनका बादशाह आदिल था और उनका दरबार पूरी दुनिया में मशहूर था। उस दरबार में बड़े बड़े आलिम बैठते थे। काजी थे, दानिशमंद थे, फलसफी थे। दूर दूर से लोग आते और यहाँ से इंसाफ और हिकमत लेकर जाते। और उसी शहर की एक छोटी सी गली में एक मिट्टी के घर में रहते थे मुल्ला नसरुद्दीन। न बड़ा घर, न बड़ी दौलत, न बड़ा लश्कर। बस एक पुराना गधा था जो उनका वफादार साथी था। एक बड़ी पगड़ी थी जो हमेशा थोड़ी टेढ़ी रहती थी और एक ऐसी मुस्कान थी जो हर मुश्किल में भी उनके चेहरे से जाती नहीं थी। लोग कहते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन देखने में जितने सादा हैं, सोचने में उतने ही गहरे हैं। यह उस दिन की बात है जब शहर में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो किसी को दिखाई नहीं देता, मगर जब गुजरता है तो सब याद रखते हैं। उस सुबह शहर के दरवाजे अभी खुले ही थे कि दूर से एक घोड़े पर सवार शख्स आता नजर आया। उसका कद लंबा था, जिस्म भारी भरकम था, दाढ़ी लंबी और घनी थी और कपड़े ऐसे थे जैसे वो बहुत से मुल्कों की खाक छान कर आया हो। मगर सबसे पहले जो चीज नजर आती थी वो उसका चेहरा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा तकब्बुर था, एक ऐसा घमंड था जैसे उसने पूरी दुनिया को फतह कर लिया हो और अब उसे किसी की परवाह न हो। वो शहर में दाखिल हुआ, घोड़े से उतरा और बाजार के चौराहे पर खड़े होकर उसने अपनी आवाज बुलंद की। ऐ शहर वालों, सुनो, मैंने बहुत से मुल्कों का सफर किया है। मिस्र के आलिमों से मुनाजरा किया, फारस के दानिशमंदों को चुप कराया, हिंदुस्तान के पंडितों को शिकस्त दी। आज तक कोई मुझे शिकस्त न दे सका। मैं दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद हूँ। लोगों ने एक दूसरे को देखा। कुछ ने आंखें चुरा लीं, कुछ आहिस्ता से मुस्कुराए और कुछ हैरान रह गए। मगर वो शख्स रुका नहीं। वो सीधा बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़ा। दरबार उस वक्त भरा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, आलिम अपनी अपनी जगह बैठे थे। अचानक यह अजनबी शख्स दरबार में दाखिल हुआ और उसने बिना किसी इजाजत के, बिना किसी अदब के, पूरी भरी महफिल में अपनी बात शुरू कर दी। ऐ बादशाह, मैंने सुना है कि तुम्हारा दरबार बहुत अजीम है और तुम्हारे आलिम बहुत बड़े हैं। तो आज मैं उन सबको चैलेंज करता हूं। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा। जो उनका सही जवाब दे दे, मैं उसे अपनी सारी दौलत दे दूंगा, अपना घोड़ा, अपना सोना, सब कुछ। लेकिन अगर कोई न दे सका तो सबको तस्लीम करना होगा कि मुझसे बड़ा अक्लमंद इस दुनिया में कोई नहीं। दरबार में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सरगोशियां शुरू हुईं। बादशाह ने अपने सबसे बड़े आलिम को इशारा किया। वो आलिम उठे, उन्होंने पहला सवाल सुना और फिर खामोश हो गए। दूसरे ने कोशिश की, तीसरे ने हिम्मत दिखाई, मगर इस घमंडी शख्स के सवाल इतने पेचीदा थे और वो अपनी बात में ऐसी गिरहें डालता था कि जवाब देने वाला खुद उलझ जाता था। एक के बाद एक सब चुप हो गए। बादशाह के चेहरे पर परेशानी आ गई। तभी दरबार के एक बूढ़े वजीर ने आहिस्ता से बादशाह के कान में कहा, जहां पनाह, मुल्ला नसरुद्दीन को बुलवाइए। बादशाह की आंखें चमकीं। फौरन हुक्म दिया गया कि मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद दरबार के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। टक टक टक, गधे के खुरों की आवाज। और फिर दरबार का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुए मुल्ला नसरुद्दीन। सर पर बड़ी, पुरानी, टेढ़ी पगड़ी, कंधों पर सादा चादर,
पाँव में घिसी हुई जूती और चेहरे पर वही मशहूर मुस्कान, जैसे उन्हें पूरी दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। कुछ ने सोचा, यह क्या करेगा, यह खुद एक मजाक लगता है। और वो घमंडी शख्स, उसने मुल्ला नसरुद्दीन को देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहा हो यह मेरा मुकाबला करेगा। मुल्ला ने गधे से उतरकर बादशाह को सलाम किया और बोले, जहां पनाह, खैर तो है। इस गरीब मुल्ला को इतने एहतिमाम से क्यों बुलवाया? बादशाह ने सारा वाकिया सुनाया और उस घमंडी शख्स की तरफ इशारा किया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस शख्स को एक लम्हे के लिए गौर से देखा। फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है भाई, अपने सवाल पूछो। वो शख्स आगे बढ़ा। उसने अपनी छाती फुलाई, आवाज बुलंद की और बोला, पहला सवाल सुनो। बताओ, इस दुनिया की सबसे वजनी और सबसे भारी चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक लम्हा आंखें बंद कीं, फिर खोली, फिर एक नजर उस घमंडी शख्स पर डाली और आहिस्ता मगर पूरी कुव्वत के साथ बोले, दुनिया की सबसे भारी चीज इंसान का घमंड है। और फिर रुके एक लम्हा और आगे बोले, पत्थर को उठाया जा सकता है, पहाड़ को काटा जा सकता है, समंदर को पार किया जा सकता है, मगर जिस इंसान के अंदर घमंड भर जाए उसे न जमीन उठा सकती है, न आसमान उसे जगह देता है। घमंड वो बोझ है जो इंसान खुद उठाता है और खुद ही टूट जाता है। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां शुरू हुई, दाद मिलने लगी। वो शख्स थोड़ा हिला, उसका चेहरा थोड़ा बदला, मगर उसने हार नहीं मानी, क्योंकि घमंड आसानी से नहीं मरता। उसने दूसरा सवाल दागा, अच्छा, तो यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? कुछ लोगों ने सोचा, आग, बिजली, हवा, मगर मुल्ला नसरुद्दीन ने बिना एक लम्हा रुके जवाब दिया, इंसान का ख्याल। और फिर समझाया, घोड़ा मीलों में नापा जाता है, परिंदा आसमान में उड़ता है, आंधी भी वक्त लेती है, मगर इंसान का ख्याल, एक लम्हे में वो जमीन से आसमान तक पहुंच जाता है। एक पल में बरसों पुरानी यादों में चला जाता है। एक आन में आने वाले कल के ख्वाब देखने लगता है। कोई रफ्तार इसकी बराबरी नहीं कर सकती। दरबार में लोग मुस्कुरा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मुल्ला नसरुद्दीन की तरफ एहतिराम बढ़ने लगा था। और वो घमंडी शख्स, अब उसके माथे पर पसीना आने लगा था। एक चीज जो कभी नहीं हुई थी, वो परेशान हो रहा था। अब वो जानता था कि यह कोई आम आदमी नहीं, मगर उसका घमंड अभी भी जिंदा था। उसने एक आखिरी चाल चलने का फैसला किया। वो आगे बढ़ा, मुल्ला के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और ऐसे सवाल किया जैसे उसे यकीन था कि अब जवाब नहीं मिल सकता। अगर तुम वाकई इतने अक्लमंद हो तो बताओ, इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल चल रहा है? पूरा दरबार खामोश हो गया। यह तो मुमकिन नहीं लगता था। कोई कैसे जाने कि किसी के दिल में क्या चल रहा है? सबने मुल्ला नसरुद्दीन की तरफ देखा। मुल्ला ने उस शख्स की आंखों में देखा, गहरी सोचती हुई नजर से। फिर दरबार में बैठे लोगों को देखा। फिर मुस्कुराए, वही पुरसुकून गहरी मुस्कान जो उनकी पहचान थी। और फिर बोले, तुम इस वक्त यह सोच रहे हो कि काश मैं आज यहां आया ही न होता। एक लम्हा, बस एक लम्हे की खामोशी, और फिर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कहकहों की आवाज दीवारों से टकराई, छत तक पहुंची और वापस आई। और वो घमंडी शख्स,
वो पहली बार, शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार, मुकम्मल खामोश हो गया। उसका घमंड, उसका तकब्बुर, उसका दावा, सब एक लम्हे में पिघल गए। उसने अपना सर झुका लिया। बादशाह अपनी जगह से उठा। खुशी उसके चेहरे पर छलक रही थी। उसने मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और एक बेशकीमती थैली इनाम में पेश की। मुल्ला साहब, आपने आज पूरे दरबार की इज्जत रखी। आपने साबित कर दिया कि असल अक्ल क्या होती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े अदब से इनाम लिया और बादशाह का शुक्रिया अदा किया। फिर रुके। दरबार में चारों तरफ नजर डाली। उस घमंडी शख्स की तरफ भी देखा जो अभी भी सर झुकाए खड़ा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बोले, जहां पनाह, असल इल्म वो नहीं जो सिर्फ जुबान पर हो। असल इल्म वो है जो दिल में उतरे। और इल्म तब दिल में उतरता है जब इंसान आजिज हो। जो खुद को सबसे बड़ा समझ लेता है वो उसी दिन से सीखना बंद कर देता है। और जो सीखना बंद कर दे वो उसी दिन से पीछे जाना शुरू हो जाता है। फिर मुल्ला ने उस शख्स की तरफ देखा और नरमी से मुस्कुराकर बोले, भाई, आज तुम हारे नहीं। आज तुमने कुछ सीखा है और यह तुम्हारी जीत है। अगर आज का सबक दिल में उतर गया तो तुम वाकई अक्लमंद बन सकते हो। वो शख्स जो चंद घंटे पहले सीना तान कर आया था, अब आंखों में पानी लिए उठा और खामोशी से वहां से चला गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने बादशाह को सलाम किया, अपनी पगड़ी संभाली और बाहर आ गए। अपने पुराने वफादार गधे पर बैठे। गधा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और मुल्ला मुस्कुराते रहे, उसी सुकून के साथ, उसी इत्मीनान के साथ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोग जो यह सब देख रहे थे उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखा, यह है असल अक्लमंद। न शोर मचाया, न बड़े बड़े दावे किए, न किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की। बस अपने काम से काम रखा और सच्चाई खुद सामने आ गई। उस दिन के बाद उस शहर में एक बात मशहूर हो गई जो आज भी याद रखने के काबिल है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। वो घमंडी शख्स दुनिया भर में घूमा, इल्म हासिल किया, मगर घमंड ने उसके इल्म को बेकार कर दिया। और मुल्ला नसरुद्दीन के पास न बड़ा लश्कर था, न बड़ी दौलत, मगर उनकी आजिजी और उनकी सादगी ने उन्हें सबसे ऊंचा मुकाम दिया। दोस्तों, इस कहानी का सबक बहुत सादा है मगर बहुत गहरा। असल अक्लमंद वो नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए। असल अक्लमंद वो है जो हर हाल में सीखता रहे, हर इंसान से कुछ लेता रहे और कभी यह न समझे कि वो सब कुछ जान चुका है। तो आज से याद रखिए कि जो झुक सकता है वही असल में बुलंद होता है।